श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट। देखिए बच्चों, एबीएसटी में अपना चल रहा था बच्चों पहला पेपर निगम लेखांकन। निगम लेखांकन में हमने बच्चों अध्ययन किया था इश्यू ऑफ डिबेंचर, हम पढ़ चुके। अब हम बात कर रहे थे बच्चों रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में बच्चों आपने देखा कि पूंजी में से शोधन हो सकता है, लाभों में से शोधन हो सकता है, परिवर्तन द्वारा शोधन हो सकता है, और इसके अलावा खुले बाजार से क्रय करके शोधन हो सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा और इनके आपने कुछ क्वेश्चंस आंसर हमने आपको कराए, तो इनकी प्रैक्टिस आप करके देखेंगे। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। पांचवा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर यानी अंशों व ऋण पत्रों का अभिगोपन यानी अंडरराइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। तो देखिए बच्चों, कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र निर्गमन करने का कोई प्रावधान नहीं है। अंशों का अभिगोपन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि कंपनी को न्यूनतम अभिधान राशि के बराबर राशि प्राप्त न हो तो उसे व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता। ऐसी दशा में कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा किए गए सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। यानी देखिए बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि कंपनी जितने ऋण पत्रों का निर्गमन करती है या अंशों का निर्गमन करती है बच्चों, उसके 90% का जनता के द्वारा अभिदान होना आवश्यक होता है। यानी 90% अंश और ऋण पत्र यदि जनता ने नहीं खरीदे तो समस्त धनराशि वापस लौटानी होगी, जिससे प्रवर्तकों ने जो कंपनी बनाई है बच्चों, वो बनने से पहले ही समाप्त हो जाती है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि कंपनी के इसलिए प्रवर्तक चाहते हैं कि अंशों का अभिगोपन करवाया जाए। अभिगोपन का मतलब हुआ बच्चों कि कंपनी के द्वारा अंशों और ऋण पत्रों को किसी संस्था के द्वारा अभिगोपित कराया जाए, जिससे अभिगोपित करवाने वाला यानी अभिगोपक ये गारंटी देता है बच्चों कि इतनी राशि के अंश बिक जाएंगे, और यदि नहीं बिके
तो बाकी वो अंश जिसने के लिए उसने गारंटी दी है वह स्वयं ले लेगा। यानी बच्चों अभिगोपन का कार्य हुआ कि अंशों और ऋण पत्रों को जब कंपनी के किसी व्यक्ति द्वारा बिकवाने की गारंटी दे दी जाती है तो वह अंशों का अभिगोपन कहलाता है। बच्चों अंशों का अभिगोपन कार्य बहुत ही जोखिम वाला होता है बच्चों, क्योंकि यदि जनता द्वारा अंशों अथवा ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो शेष सभी अंश या ऋण पत्र अभिगोपकों को लेने पड़ेंगे, और जब अभिगोपक लेंगे बच्चों तो उनके लिए जोखिम बनी रहती है। अतः कई बार अभिगोपक एक व्यक्ति ना होकर एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं बच्चों। तो अभिगोपक के लिए जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति सभी अंशों और ऋण पत्रों को बिकवाने की गारंटी दे बच्चों। इसमें एक से अधिक व्यक्ति भी अंशों और ऋण पत्रों को बिकवाने की गारंटी देता है। अब हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ें तो अभिगोपक का अर्थ, अभिगोपक वे व्यक्ति होते हैं बच्चों जो कंपनी के अंशों और व ऋण पत्रों के अभिदान के संबंध में गारंटी देते हैं। अभिगोपक एक व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, फर्म या कंपनी के रूप में हो सकता है बच्चों। कंपनी का नाम कंपनी द्वारा अंशों हेतु निर्गमित प्रविवरण में भी दिया जाता है। यानी जब कंपनी प्रविवरण जारी करती है बच्चों तो ये बताती है कि अभिगोपक कौन कौन है। प्रविवरण एक प्रकार की विवरणिका है जो अंशों अथवा निर्गमन के समय आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु वैधानिक रूप से निर्गमित की जाती है। ऐसे प्रविवरण में संचालकों को अभिगोपकों की आर्थिक स्थिति के संबंध में भी अपनी राय प्रकट करनी होती है, और उन्हें यह उल्लेख करना होता है कि यदि जनता द्वारा अंशों का पूर्ण निर्गमन प्राप्त न हो तो अभिगोपक शेष अंशों को खरीदकर दायित्व की पूर्ति करने में सक्षम होंगे। यानी जो अभिगोपक गारंटी दे रहा है बच्चों तो उसकी एक गारंटी देखी जाती है कि वो उसके लिए सक्षम है या नहीं, कि जितने अंशों के लिए वो गारंटी दे रहा है बच्चों। तो अभिगोपक वो व्यक्ति हो गया जो कंपनी के अंशों और ऋण पत्रों को बिकवाने की गारंटी दे रहा है बच्चों। ये एक व्यक्ति भी हो सकता है बच्चों, फर्म भी हो सकती है, संस्था भी हो सकता है, यानी कोई भी हो सकती है बच्चों, और ये अकेला भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। और अंडर राइटर्स इसको बोलते हैं बच्चों। दूसरा आता है बच्चों अभिगोपन। यानी अंडर राइटिंग, यानी अंशों अथवा ऋण पत्रों के अभिगोपन से तात्पर्य एक कंपनी एवं अन्य किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के मध्य किए गए ऐसे अनुबंध से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह एक निश्चित कमीशन के बदले कंपनी को ये गारंटी देता है कि जनता द्वारा अंशों अथवा ऋण पत्रों के पूर्ण अभिदान प्राप्त न होने पर वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह शेष अंश और ऋण पत्रों को क्रय करेगा। इस प्रकार अभिगोपन अंश निर्गमन हेतु अभिदान के लिए एक प्रकार का बीमा है। अभिगोपन कंपनी की समस्त पूंजी अथवा किसी एक भाग का हो सकता है। तो देखिए बच्चों, अभिगोपन अंशों के विक्रय का यानी निर्गमन का एक तरीके से बीमा हो गया, इंश्योरेंस हो गया। या तो इसको जनता खरीदेगी बच्चों, यानी जो आपने अंश निर्गमित किए या ऋण पत्र निर्गमित किए वो यदि जनता द्वारा खरीद लिए जाते तो अभिगोपक का कोई दायित्व नहीं बनेगा बच्चों। और यदि जनता द्वारा नहीं खरीदे जाते तो ये कौन खरीदेगा बच्चों? अभिगोपक खरीदेगा।
यानी अभिगोपक ये गारंटी देता है कि कंपनी ने जितने अंश निर्गमित किए उतने अंश अगर नहीं बिके तो वो बाकी अंश वो स्वयं ले लेगा, और इस तरीके से बिकने की गारंटी हो गई बेटा। गारंटी का मतलब बीमा हो गया, यानी कंपनी के अंश निर्गमित होंगे ही होंगे। तो ये क्या हुआ बच्चों, कंपनी और अभिगोपक के बीच समझौता हो गया। कंपनी और अभिगोपक के मध्य क्या है, अनुबंध है। जो अनुबंध होता है वो अभिगोपन कहलाता है बच्चों। यानी जो कंपनी अपने अंश निर्गमित कर रही है और वो जिस एजेंट के माध्यम से यानी अभिगोपक के माध्यम से बेचेगी वो कार्य क्या कहलाएगा बच्चों, अभिगोपन। तो अभिगोपक इस कार्य के बदले क्या लेगा बच्चों, कमीशन लेगा। यानी अभिगोपक ये जो कार्य कर रहा है बच्चों, अंश को बिकवाने की गारंटी दे रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं दे रहा बच्चों, वो क्या करेगा, जो गारंटी दे रहा है उसके बदले में कमीशन की प्राप्ति करेगा। तो अभिगोपक को जो कमीशन मिलेगा वो कहलाएगा बच्चों अभिगोपन कमीशन, यानी अंडर राइटिंग कमीशन। तो अंडर राइटिंग कमीशन जो मिलेगा वो किसको मिलेगा बच्चों, अभिगोपक को प्राप्त होगा। अभिगोपक को प्राप्त होगा, किससे प्राप्त होगा, कंपनी से। देखिए बच्चों, कंपनी सिक्योर्ड हो गई कि हमारे अंश बिके, अंश और ऋण पत्र बिकेंगे ही बिकेंगे। यानी कंपनी ने अभिगोपक से समझौता कर लिया कि अंश या ऋण पत्र बिकेंगे, और अगर किसी कारण से नहीं बिके तो जितने नहीं बिकेंगे वो कौन लेगा बच्चों, अभिगोपक लेगा। अब अभिगोपक जो लेगा वो बदले में क्या चाहेगा, कमीशन चाहेगा। यानी अभिगोपक जो आपसे अंश लेगा, अंशों के बिकवाने के बदले जो कमीशन लेगा वो क्या कहलाया बच्चों, अभिगोपन कमीशन। यानी अंडर राइटिंग कमीशन किसको मिलेगा, अभिगोपक को प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा, कंपनी से। क्यों प्राप्त होगा, अंशों और ऋण पत्रों को बिकवाने के बदले। तो अभिगोपन कमीशन आपको समझ में आया बच्चों। और ये कमीशन अंशों पर 5% होगा बच्चों अधिकतम, और ऋण पत्रों पर 2.5% अधिकतम। यानी अभिगोपक को जो हम कमीशन देंगे वो कितना दे सकते हैं बेटा, 5% अधिकतम निर्गमित मूल्य का। किसका देंगे, अधिकतम, यानी ये। और ऋण पत्रों पर अधिकतम कितना, 2.5%। किसका देंगे बच्चों, निर्गमित मूल्य का। यानी कंपनी जिस मूल्य पर निर्गमित कर रही है उस मूल्य का अंशों पर 5% बच्चों और ऋण पत्रों पर निर्गमित मूल्य का 2.5% कमीशन दे होगा। तो देखिए बच्चों, अभिगोपक आपको समझ में आ गया। जो कंपनी के अंशों ऋण पत्रों को बिकवाने की गारंटी देगा वो अभिगोपक कहलाएगा। कंपनी और अभिगोपक के बीच जो समझौता होता है वो अभिगोपन कहलाता है बच्चों। और अभिगोपन कमीशन यानी कंपनी के द्वारा अभिगोपक को अंशों ऋण पत्रों के बिकवाने के बदले जो दिया जाता है वो क्या कहलाएगा बच्चों, अभिगोपन कमीशन। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों अभिगोपन के प्रकार। अभिगोपन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग। टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग यानी अंडरराइटिंग के प्रकार पढ़ रहे हैं बच्चों। तो पहला पढ़ रहे हैं बच्चों अभिगोपन पक्षकारों के आधार पर। यानी अभिगोपन किसके आधार पर होता है, पक्षकारों के आधार पर। अंडरराइट या इसको आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरराइटिंग। नंबर फर्स्ट,
अभिगोपन के पक्षकारों के आधार पर, अभिगोपन के पक्षकारों के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज। तो पार्टी के आधार पर देखें बच्चों तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बच्चों मुख्य अभिगोपन अनुबंध, और दूसरा होता है बच्चों उप अभिगोपन अनुबंध। यानी अनुबंध कितने प्रकार के हो गए बच्चों? दो प्रकार के हो गए, मुख्य अभिगोपन अनुबंध और उप अभिगोपन अनुबंध। तो देखिए अभिगोपन के पक्षकारों के आधार पर अगर अपन देखें तो अब इनको डिटेल से अगर समझे कि बच्चों मुख्य अभिगोपन अनुबंध क्या होगा, यानी अगर आप इसको इंग्लिश में बोलें तो ये कहलाएगा बच्चों प्राइम अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, और उप अभिगोपन कहलाएगा बेटा सब अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। तो देखिए बेटा अभिगोपन पक्षकारों के आधार पर देखें तो दो प्रकार के हो गए बच्चों। एक तो हो गया मुख्य अभिगोपन अनुबंध, दूसरा उप अभिगोपन अनुबंध। तो देखिए बच्चों ऐसा अनुबंध जो कंपनी और अभिगोपकों के मध्य होता है वो मुख्य अभिगोपन अनुबंध कहलाता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट हो रहा है बच्चों डायरेक्ट अंडरराइटर और अंडरराइट कंपनी के बीच, तो वो कहलाएगा प्राइम अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। यानी सीधा किससे संबंध हो रहा है? कंपनी से। यानी अनुबंध आप अभिगोपक किससे कर रहा है? सीधा कंपनी से करे, तो कंपनी और अंडरराइटर के बीच होगा तो वो मेन कहलाएगा बच्चों, यानी प्राइम अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। दूसरा आता है बच्चों सब अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, यानी जो अंडरराइटर होता है बेटा, मेन अंडरराइटर जो होगा, अगर उसको रिस्क लगती है तो वो अपना कुछ पार्ट किसी अन्य अंडरराइटर को ट्रांसफर कर देगा बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा? उप अभिगोपन अनुबंध कहलाएगा। यानी अभिगोपक और अन्य पक्षकारों के बीच जो अनुबंध हो रहा है वो उप अभिगोपन अनुबंध कहलाता है। तो अनुबंध दो प्रकार के हो गए बच्चों, एक तो मुख्य अभिगोपन अनुबंध हो गया और दूसरा हमारा हो गया बच्चों उप अभिगोपन अनुबंध हो गया, यानी सब अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। तो अभिगोपन सीधा कंपनी से हो रहा है तो वो मुख्य अभिगोपन हो गया बच्चों, यानी कंपनी और अंडरराइटर के बीच एग्रीमेंट हो रहा है, इट इज कॉल्ड प्राइम अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। और अगर उप अभिगोपन अनुबंध यानी सब अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, किन किन के बीच होगा बेटा? अंडरराइटर और सब अंडरराइटर के बीच। यानी इसमें कंपनी से तो एक ही व्यक्ति करता है, वो अपनी रिस्क को किसी अन्य व्यक्ति के पास स्थानांतरित कर देता है अगर उसको ये लगता है कि इस व्यापार में रिस्क ज़्यादा है। दूसरा आता है बच्चों अभिगोपन समझौते के आधार पर। ये तो हमने पढ़ा पक्षकारों के आधार पे। अब हम इसी में बात कर रहे हैं बच्चों दूसरा पॉइंट, यानी सेकंड अभिगोपन समझौते के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट इसमें भी दो पार्ट होते हैं बच्चों। फर्स्ट शुद्ध अभिगोपन
पहला हुआ शुद्ध अभिगोपन, प्योर अंडरराइटिंग, प्योर अंडरराइटिंग, और दूसरा सुदृढ़ अभिगोपन, फर्म अंडरराइटिंग। यानी on the basis of underwriting agreement are divided into parts. First, pure underwriting, second, firm underwriting. शुद्ध अभिगोपन यानी बच्चों प्योर अंडरराइटिंग, इस प्रकार के समझौते में अभिगोपकों का दायित्व उसी स्थिति में उत्पन्न होता है जब जनता द्वारा संपूर्ण अंशों को नहीं खरीदा जाए। यानी इस स्थिति में शुद्ध अभिगोपन यानी प्योर अंडरराइटिंग में जब ही दायित्व बनेगा बच्चों, यदि जनता ने नहीं खरीदे तो जो बाकी अंश जनता ने नहीं खरीदे वो अभिगोपक को लेने होंगे, तो वो कहलाता है बच्चों शुद्ध अभिगोपन यानी प्योर अंडरराइटिंग। इफ शेयर एंड डिबेंचर आर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक एंड रिमेनिंग शेयर एंड डिबेंचर आर टेकन बाय अंडरराइटर, इट इज कॉल्ड प्योर अंडरराइटिंग। अब आता है बच्चों सेकंड, फर्म अंडरराइटिंग। जब कोई ख्याति प्राप्त कंपनी का अभिगोपन होता है तो देखिए बच्चों, अभिगोपक चाहते हैं कि हमको एक निश्चित मात्रा में अंशों की प्राप्ति हो या ऋण पत्रों की प्राप्ति हो। यानी जब किसी कंपनी की गुडविल अच्छी हो, वैल्यू ऑफ कंपनी इज हायर, देन फर्म अंडरराइटिंग इज नेसेसरी टू अंडरराइटर। यानी इसमें सुदृढ़ अभिगोपन में बच्चों कुछ न कुछ अंश अभिगोपक को अवश्य प्राप्त होंगे, यानी वो कहलाएगा फर्म अंडरराइटिंग। यानी इसमें कंपनी को जितना दायित्व उसका तय हुआ है बच्चों, उससे अतिरिक्त भी कुछ अंश लेने ही होंगे, जिसे हम फर्म अंडरराइटिंग कहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों, लॉटरी से जब चयन होता है, आपने फर्स्ट ईयर में अभी अपन ने पढ़ा था आगे, इशू ऑफ शेयर में जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो कंपनी लॉटरी से भी करती है, तो अंडरराइटर का नाम आए या नहीं आए, तो इसके लिए अंडरराइटर ये चाहते हैं कि वो हमको कुछ ना कुछ अंश अवश्य प्राप्त हो। तो इसमें कंपलसरी हो जाता है बच्चों कि कंपनी कुछ अंश अभिगोपक को अवश्य दे। तो फर्म अंडरराइटिंग जो किनकी होती है बच्चों, जिनकी गुडविल अच्छी होती है, उन कंपनी से अभिगोपक ये चाहते हैं कि कुछ अंश उनको अवश्य रूप से प्राप्त हों, तो वो नेट लायबिलिटीज में प्लस हो जाएंगे बच्चों। यानी जो नेट लायबिलिटीज उसकी बनेगी वो तो कंपलसरी लेने ही लेने हैं बच्चों नेट लायबिलिटीज तो उसके अलावा वो क्या करेगा बच्चों, जो उसकी फर्म अंडरराइटिंग बन रही है वो प्लस हो जाएगी। यानी फर्म अंडरराइटिंग इज कंपलसरी टू अलॉटेड ऑफ शेयर बाय कंपनी टू अंडरराइटर। अब आता है बच्चों पूर्ण मानसिक अभिगोपन। तीसरा इसी में अगर अपन पढ़ते हैं तो पूर्ण या आंशिक अभिगोपन तो देखिए बच्चों, या तो सारे अंशों का वो अभिगोपन करा ले तो फुल हो गया, यानी कंपनी जितने इशू कर रही है बच्चों, और अथवा उसका कुछ हिस्सा करता है तो पार्शियल अंडरराइटिंग। देखिए बच्चों, कंपनी जितने अंश इशू कर रही है, मान लीजिए 10,000 कर रही है और ये 10,000 के लिए अंडरराइटर से हो गया, तो ये कहलाएगा पूर्ण। और पार्टली क्या होगा बच्चों, 10,000 में से मान लीजिए वो 6,000 की गारंटी दे रहा है, 4 की नहीं दे रहा, तो ये पार्टली अनुबंध कहलाएगा बच्चों। यानी एक पार्ट का गारंटी दे रहा है, अदर पार्ट्स के लिए वो गारंटी नहीं देता। तो कंपनी
जिन पार्ट की गारंटी नहीं हुई बच्चों, उनके लिए अदर अंडर राइटर से एग्रीमेंट करती है। यानी पूरा एक से हो गया तो वो तो मेन अंडर राइटर हो गया बच्चों, जो भी अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा, मुख्य अभिगोपक हो गया। लेकिन कंपनी एक से ज़्यादा भी मुख्य अभिगोपक रख सकती है। अगर वो पूरा नहीं करता, आंशिक कर रहा है, यानी वो कह रहा है 10,000 में से 6,000 की गारंटी है, बाकी नहीं है, तो 4,000 यानी जो 4,000 बचे उसको किसी दूसरे से कंपनी अनुबंध कर लेगी। यानी वो कहलाता है बच्चों पूर्ण और आंशिक। तो आंशिक में कई बार होता है तो बच्चों एक से अधिक अभिगोपक के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ वन और मोर अंडर राइटर। देखिए बच्चों, अगर कंपनी बड़ी है, करोड़ों में है, रिस्क ज़्यादा है, तो देखिए बेटा एक ही पर्सन गारंटी के लिए नहीं तैयार होता तो कंपनी एक से ज़्यादा अंडर राइटर ले लेती है बच्चों। यानी एक से ज़्यादा अभिगोपकों से समझौता कर लेती है ताकि कंपनी के सभी अंशों का अभिगोपन हो जाए। उसके बाद आता है बच्चों अभिगोपन कमीशन। आपको बताया था बच्चों, कमीशन भुगतान का तरीका, या तो कंपनी नकद के रूप में भुगतान कर सकती है बच्चों, यानी अभिगोपक कमीशन अभी अपन ने पढ़ा था, तो कि अब आता है कमीशन का भुगतान कैसे करे बच्चों। तो कमीशन का भुगतान कंपनी नकद में कर सकती है, अभिगोपन कमीशन का भुगतान कंपनी कैसे कर सकती है बच्चों, नगद में कर सकती है। नगद में नहीं करे तो अंशों ऋण पत्रों में कर सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कंपनी उसे नगद भुगतान करे, यानी उसके बदले में उसको अंश भी दे सकती है। तो देखिए बच्चों, कंपनी में यह आवश्यक है कि प्रविवरण में इसका उल्लेख करें बच्चों। यानी प्रविवरण अभी अपन ने पढ़ा था, तो जब भी कोई कंपनी अंशों ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो बच्चों प्रविवरण जारी करती है, तो उस प्रविवरण में संपूर्ण जानकारी कंपनी देनी होती है। तो कंपनी को उसके प्रविवरण में ये बताना होगा कि किस किस अभिगोपक के द्वारा अभिगोपन कार्य किया जा रहा है। उसके बाद इनका लेखा व्यवहार अपन पढ़ेंगे। अब अभिगोपक के दायित्व का निर्धारण, यानी अगला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं बच्चों, अभिगोपक के दायित्व का निर्धारण। यानी अपन जो अंडर राइटर है, डिटर्मिनेशन of the liability of underwriter, यानी अभिगोपकों के दायित्व का निर्धारण। देखिए बच्चों, अभी अपन ने पढ़ा एक ही भी अभिगोपक हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। अगर एक ही अभिगोपक है तो दायित्व का निर्धारण सीधा सीधा हो गया बच्चों, जिसके हैं उसी का दायित्व बन गया। और अगर एक से ज़्यादा हैं बच्चों, यानी अभिगोपक एक से ज़्यादा हैं, तो अपन को एक टेबल निकालनी होगी बच्चों। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ स्टेप्स होंगे, यानी एक से अधिक होने पर स्टेप नंबर फर्स्ट, जो यानी चरण होंगे, पहला आपको सबसे पहले इनकी सकल दायित्व देखना है बच्चों।
क्या देखना है, सकल दायित्व, जिसे अपन बोलते हैं बच्चों ग्रॉस लायबिलिटीज। यानी आपको ये देखना है कि किस अंडर राइटर ने कितनी बिकवाने की गारंटी दी है, यानी कंपनी और अभिगोपक के बीच कितने अंशों के अभिगोपन का समझौता हुआ है। तो जो समझौता हुआ है बच्चों, वो आपका कहलाएगा सकल दायित्व। यानी कंपनी और अभिगोपक के बीच कितने अंशों को बिकवाने का समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, वो आपका कहलाएगा बच्चों ग्रॉस लायबिलिटीज। यानी अंडर राइटर ने कितने शेयर या कितने ऋण पत्र, डिवेंचर्स या शेयर्स सोल्ड आउट यानी इशू करवाने की गारंटी दी है, वो हमारा सकल दायित्व कहलाएगा। स्टेप सेकंड, चिन्हित अंशों को घटाना। चिन्हित अंशों को घटाना यानी डिडक्ट मार्क्ड एप्लीकेशन। देखिए बच्चों, जब एक से अधिक होते हैं तो कंपनी क्या कहती है बच्चों, जैसे मान लो XYZ 3 पर्सन है, तो किसने बेचे और कितने इशू हुए, किसके द्वारा हुए, ये कंपनी को जानना होता है बच्चों। तो इसके लिए कंपनी प्रत्येक अंडर राइटर से ये कहती है कि वह अपने द्वारा बेचे गए अंशों को चिन्हित कर दे, यानी अपने चिन्ह मोहर वगैरह लगा दे ताकि उसकी पहचान हो जाए। तो पहचान होने के बाद डिडक्टेड मार्क्ड एप्लीकेशन इन ग्रॉस लायबिलिटीज, यानी आपकी जो ग्रॉस लायबिलिटीज है बच्चों, उसमें से आप क्या घटाएंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन घटा देंगे बच्चों। शेयर और डिवेंचर की जो आई है, यानी जिसके जितने जितने शेयर इशू हो चुके उसको डिडक्ट कर देंगे। उसके बाद स्टेप थर्ड, अचिन्हित अंशों को घटाना। ये तो थे बच्चों चिन्हित, और कुछ कंपनी के पास से डायरेक्ट हो गए हो या कहीं से उसने फार्म लेके डायरेक्ट कंपनी को जमा करा दिया हो, तो उसको डिडक्ट करेंगे बच्चों। डिडक्ट अनमार्क्ड, पहले मार्क्ड घटाए थे बच्चों, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगी बच्चों ग्रॉस लायबिलिटीज के रेशियो में, यानी किसके खाते में से कितने डिडक्ट करने हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है बच्चों, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी जो अंडर राइटर्स में बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा बच्चों, ग्रॉस लायबिलिटीज के रेशियो में। अचिन्हित वो होते हैं बच्चों जो किसी ने डायरेक्टली बेच दिए और सीधे कंपनी से फार्म प्राप्त करके दे दिया। उसके बाद स्टेप 4 आता है, यानी तीनों स्टेप समझ में आ गए बच्चों। पहले ग्रॉस लायबिलिटीज में से डिडक्ट करोगे मार्क्ड, और फिर थर्ड स्टेप में अनमार्क्ड। स्टेप 4, जो फर्म अंडर राइटिंग है बच्चों, अभी अपन ने पढ़ा था कि जो लेना अनिवार्य है, यानी जो उसको लेने ही लेने हैं, तो फर्म अभिगोपित अंशों को चिन्हित अथवा अचिन्हित करना। ट्रेडिंग शेयर of firm underwriting as marked or
अनमार्क्ड शेयर। यानी इसमें ये देखा जाता है बच्चों कि जो फर्म अंडर राइटिंग शेयर है उनको कंपनी चिन्हित की तरह ट्रीट करेगी या अचिन्हित अंशों की ट्रीट करेगी, ये एग्रीमेंट में डिसाइड होता है। कभी कभी कंपनी इनको दोहरा लाभ भी दे देती है, तो इसको अपन को पहले देखना है कि बच्चों चिन्हित माना जाता है या चिन्हित। उसके बाद आता है बच्चों किसी के एक्स्ट्रा बिक गए हों, यानी स्टेप 5, यानी ऋणात्मक शेष की दशा में। तो देखिए बच्चों ऋणात्मक शेष की दशा में यानी जब किसी का बैलेंस माइनस में पहुंच जाए, यानी इन केस ऑफ नेगेटिव बैलेंस। तो देखिए बच्चों जब नेगेटिव बैलेंस पहुंच जाएगा तो आपके मतलब उसके एक्सेस शेयर इशू बिक गए। तो जब एक्सेस शेयर बिक गए बच्चों, यानी जिसकी ग्रॉस लायबिलिटीज थी उससे ज़्यादा उसने कंपनी से को सब्सक्राइब करवा दिया, तो एक्सेस शेयर को भी हमको बांटना है बच्चों, ग्रॉस लायबिलिटीज के रेशो में ही बांटना है इसको भी। और उनको बांटना है बच्चों जिनके कम पड़ रहे हैं, यानी जिसने ज़्यादा बेच दिए उसके बचे हुए अंश जो ज़्यादा बेच दिए बच्चों, एक्सेस शेयर उसने सेल आउट कर दिए, उसको आपको क्या करना है ग्रॉस लायबिलिटीज के रेशो में। देखिए बच्चों जो सेंटेंस सेल्स आ रहा है इसका मतलब इशू का, यानी उसने जनता को ज़्यादा सब्सक्राइब करा दिए, तो ओवर सब्सक्रिप्शन को बाकी जो रिमेनिंग अंडर राइटर बचे हैं बच्चों उनमें ग्रॉस लायबिलिटीज के रेशो में बांटना है। और ये जब तक ऋणात्मक आएगा बच्चों बांटते रहना है। उसके बाद जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा शुद्ध दायित्व निकल के आएगा बच्चों, यानी नेट लायबिलिटीज। तो नेट लायबिलिटीज आने के बाद अगर कोई फर्म अभिगोपन है बच्चों तो फर्म अभिगोपन को ऐड करना है नेट लायबिलिटीज में, यानी स्टेप 7 नेट लायबिलिटीज प्लस फर्म अंडर राइटिंग को जोड़ना है। तो क्या निकालना है बच्चों टोटल लायबिलिटीज, यानी कुल दायित्व की गणना करेंगे। टोटल लायबिलिटीज आप निकालेंगे बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, नेट लायबिलिटी जो उसकी बनी है उसमें फर्म अंडर राइटिंग के और जोड़ दें तो क्या आ जाएगा बच्चों टोटल लायबिलिटीज आ जाएगा। तो आपने देखा बच्चों ये 7 स्टेप में टोटल लायबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर कैलकुलेट होगी। तो देखिए बच्चों फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ग्रॉस लायबिलिटीज कैलकुलेट करी। ग्रॉस लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन होगी बच्चों कि किसने कितने अंश बिकवाने की गारंटी दी है, वो क्वेश्चन में मेंशन होगी। उसके बाद आपको ये देखना है कि मार्क्ड और अनमार्क्ड। तो पहले कौन से शेयर घटाएंगे बच्चों, मार्क्ड शेयर घटाएंगे, मार्क के बाद अनमार्क्ड शेयर घटाएंगे। अनमार्क किस में घटाएंगे बच्चों, ग्रॉस लायबिलिटीज के रेशो में। फिर आपको चेक करना है बच्चों फर्म अभिगोपित अंशों को चिन्हित अथवा अचिन्हित मानना है या उसको कितना फायदा देना है, यानी किस तरह से ट्रीट होंगे बच्चों जो फर्म अंडर राइटिंग शेयर होंगे या डिबेंचर होंगे। उसके बाद स्टेप 5 आता है बच्चों अगर किसी का ऋणात्मक शेष हो गया हो, यानी नेगेटिव बैलेंस अगर किसी का आ गया, तो एक्सेस शेयर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चों ग्रॉस लायबिलिटीज के रेशो में। और स्टेप 6 शुद्ध दायित्व यानी नेट लायबिलिटीज निकालेंगे। तो नेट लायबिलिटीज आएगी बच्चों ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। और जो शुद्ध लायबिलिटीज आएगी उसमें अगर आपने फर्म अंडर राइटिंग जोड़ दिया बच्चों तो आपके पास टोटल लायबिलिटीज आ जाएगी। यानी इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, आगे अपन क्वेश्चन करेंगे। तो आज तो आपको थ्योरी बताया है बच्चों, यानी इस थ्योरी को आप समझें, बुक आपने ले रखी है उसमें से दोबारा से एक बार पढ़ने की कोशिश करें और जो चीज़ समझ में नहीं आए वो आप हमसे पूछें।
धन्यवाद।